गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 28 है। आज आपको हम कैपेसिटर का, संधारित्र का दूसरा क्लास पढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर 28 है, लेकिन कैपेसिटर का दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। तो कुछ कुछ डिस्कशन हम पिछले क्लास ही कर लिए थे। आज थोड़ा उसको डिटेल एग्जाम में किस तरह से लिखना है उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। अब गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें तो हम सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, उसका चालक का निकाले थे 4πε0। किस तरह से बनाना जरा देखिएगा। मान लेते हैं कि एक गोला है, इसका त्रिज्या क्या है r, सेंटर क्या है O, इस पर प्लस q आवेश है। तो मेरे दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं, देखिए मेन फार्मूला है c बराबर q/v। जब मेन फार्मूला है c बराबर q/v तो चार्ज तो q है ही, यदि हम v निकाल करके गोलीय चालक का और उसको डिवाइड कर दें तो हमको c निकल जाएगा। मैंने दो तीन को कैपेसिटर का आपको हम फार्मूला निकाल के दिखाएंगे, बार बार हम निकालेंगे v, q/v, और v निकाल करके डिवाइड कर देंगे तो फार्मूला निकल जाएगा। तो जैसे कि इसका v कितना होता है गोलीय चालक का, v बराबर 1/4πε0 q/ रेडियस कितना r, डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा। तो उसको एग्जाम में कैसे लिखना, हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लिखेंगे माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस q आवेश स्थित है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। एक r त्रिज्या का एक गोलीय, ध्यान दीजिएगा, चालक है, कुचालक नहीं है, क्या है, चालक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिस पर प्लस q आवेश स्थित है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। यानी हम इशारा में कह दें कि उस पर आवेश q है और त्रिज्या r का जरूरत पड़ेगा विभव में, इसलिए हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इशारा में हो गया कि उस पर आवेश q है। अब हमको भी निकालना है। अतः गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव v बराबर होता है 1/4πε0 q/r, समीकरण 1। ये हो गया। मैंने हमको पहले से फार्मूला याद करिए, बिंदु आवेश के कारण निकाल के दिखाए थे। अब जब हमको v निकल गया तो लिखेंगे चूंकि किसी चालक की विद्युत धारिता दिया जाता है c बराबर q/v। अब लिखेंगे या c बराबर q और v का मान कितना, q/4πε0r, कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से। अब यहाँ से या ये q कैंसिल हो गया, c इक्वल टू 4πε0r। ये चर्चा हो गया था पिछले क्लास कि देखिए, आज के बाद कभी भी गोलीय चालक का
आपसे पूछेगा धारिता कितना है, तो ये R है, और इसी में चर्चा हुआ था, स्टार होना बता देते कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जैसे जैसे गोला का साइज बढ़ेगा उस पर आवेश रहने की क्षमता बढ़ेगा, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा उस पर ज्यादा आवेश रहेगा। देखिए इसका सबसे पहले चर्चा किए थे कि यूनिट होता है माइक्रोफराड। माइक्रोफराड क्यों होता है? यदि आवेश का पढ़िएगा, एक फराड बराबर होता है 96,500 कूलम। एक तो आपको प्रैक्टिकली आपको हम बता देते हैं, कूलम बहुत बड़ा आवेश, कूलम जो है बहुत ज्यादा आवेश होता है, और एक फराड में तो 96,500 मैंने सोच लीजिए कितना ज्यादा आवेश रहता होगा। तो इसका मतलब है कि यदि इतना आवेश है, मतलब एक कूलम में होता है 10 पर पावर 6.625 इंटू 10 पावर तो 18 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है एक कूलम। सोचिए इतना 1000 कूलम है, ये बहुत बड़ा आवेश होता है, और ये आवेश को रखा जाता है इस पर। तो जब इस पर आवेश रखा जाता है तो वही जितना आवेश रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फराड से। तो आवेश ये बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना ज्यादा आवेश रखना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रो फराड। माइक्रो मतलब हो गया 10 पर पावर -6, माने एक तरह से 10 लाख से हम लोग भाग दे करके उसका 10वां लाख भाग बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे फराड हो जाता है मात्रा। और बाकी हम कैपेसिटर का बता ही दिए थे कि देखिए होता क्या है दोनों में, कि स्टोर एनर्जी कैसे होता है। हम बताए थे कि मान लीजिए एक आदमी के घर में डायरेक्ट सप्लाई वाटर है, और एक आदमी के घर में सप्लाई वाटर के साथ साथ टंकी है। तो जिसके घर में सप्लाई वाटर है वो यदि एक बाल्टी पानी निकालता है तो उसको निकालने में 1 घंटा लगेगा, मान लीजिए स्लो रफ्तार है तो। और जिसके घर में टंकी है उस सप्लाई वाटर से टंकी में पानी स्टोर किया हुआ, 5 मिनट में अपना बाल्टी को भर लेगा। तब पानी इसको भी मिलेगा, पानी उसको ही मिलेगा, मिलने के लिए दोनों को मिलेगा, लेकिन एक को डायरेक्ट लेने में 1 घंटा लगेगा, और एक को ऑलरेडी स्टोर है, वो जब चाहेगा अपना पानी का यूज कर लेगा। बस सेम वही है फैन में, जब कंडेंसर खराब होता है तो जब कंडेंसर शराब खराब हो जाता है तो उसके पास टंकी नहीं है, वो डायरेक्ट तार से आवेश लेता है। तो जितना आवेश उसको चाहिए, मतलब हमको स्नान करने के लिए जितना पानी तुरंत चाहिए उतना हमको डायरेक्ट पाइप से नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम टंकी में स्टोर कर लेते हैं। उसी तरह से हमको जो है से उसको समझिए, कोई आदमी बाल्टी में पानी भर के स्नान करता है, कोई मग से डायरेक्ट नल से ले लेके लेता है, तो निश्चित बाल्टी वाला फटाफट मार के स्नान कर लेगा। लेकिन जो मग में भरेगा तबे के इस तरह से लेगा तो उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये चीज समझने का चीज है कि ठीक वही चीज होता है, फैन को कंडेंसर खराब हो जाएगा तो फैन जितना उसको आवेश चाहिए उतना वो डायरेक्ट तार से नहीं ले सकता है। तो इसलिए फैन देखिएगा कंडेंसर खराब होने के बाद, जिनके जिनके घर में फैन का कंडेंसर खराब हुआ होगा तो देखे होंगे कि फैन स्लो चलता है। ये नहीं कि नहीं चलता है, चलने के लिए चलता है, लेकिन फैन स्लो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि जितना उसको चाहिए आवेश उतना डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, जितना मिलता है उसी हिसाब से अपना चलता है। लेकिन यदि वही कंडेंसर लगा देंगे, मतलब पंखा में टंकी लगा देंगे, तो तुरंत आवेश को खींचेगा और जितना पंखा को चलने के लिए चाहिए वो उसको दे देगा। तो इस तरह से एक बेसिक क्वेश्चन है कि कैपेसिटर कहते किसको है। तो आपको हम बताए थे कि जो आवेश को संचित करता है, आवेश को अपने पास स्टोर करता है। स्टोर मीन्स होता है रखना, संचित करना, जैसे टंकी में पानी संचित होता है। तो आवेश जो संचित करता है उसको संधारित कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है तो बैटरी किसे कहते हैं? तो फिर बोलेगा सर बैटरी में भी आवेश संचित रहता है। तो जब बैटरी में भी आवेश संचित रहता है और संधारित्र में भी आवेश संचित रहता है तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बैटरी से आवेश लिमिट में निकलता है, आप जितना चाहिएगा उतना नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए बैटरी से आवेश निकल रहा है 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर ही निकलेगा। आप चाहिएगा बैटरी से 200 एम्पियर आवेश निकले तो नहीं निकलेगा। यदि वो 100 आवेश निकालता है 100 एम्पियर, तो हमेशा 100 एम्पियर निकालेगा जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन कैपेसिटर से आप पर डिपेंड करता है कि 50 एम्पियर निकालेगा कि 200 एम्पियर निकालेगा कि एक है, चाहिए तो आप 1 सेकंड में पूरा निकाल लीजिए, चाहिए तो धीरे धीरे निकालिए। उसका एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए बैटरी क्या है, तो बैटरी एक प्रोसेस है, जैसे टंकी, पानी का टंकी में हम पाइप लगा करके और नल से पानी निकालेंगे, तो हम नल को जितना खोलना है खोल देंगे, उसका गिरने का रफ्तार है कि फुल रफ्तार इतना निकलेगा। अब आप चाहिएगा कि हम नल खोलें और पूरा टंकी खाली हो जाए तो नहीं संभव है। मान लीजिए बहुत बड़ा टंकी है और हम नल को पूरा खोल दिए, हो सकता है 4 घंटा लग गया पूरा पानी को निकलने में। आप चाहिएगा कि नहीं 4 मिनट के अंदर पानी निकल जाए, तो संभव नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, टंकी को खाली होने में आप नल को आधा खोलिएगा तो और स्लो हो जाएगा। जब फुल रफ्तार से नल को खोल दीजिएगा तो पाइप से पानी आएगा निकलेगा, पाइप से पानी आएगा निकलेगा, और उसको निकलने में 4 घंटा लगेगा।
लेकिन उसी तरह से बैटरी से तार जुड़ा हुआ रहता है। आप बैटरी से बीच में से रेजिस्टेंस हटा दीजिए, प्रतिरोध हटा दीजिए, जितना आवेश निकालना निकालिए, मान लीजिए 4 घंटा में डिस्चार्ज हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि जिसे सब मशीन को चला ले, तो भी 4 घंटा उसको डिस्चार्ज होने में लग गया, उससे ज्यादा देगा नहीं, बाकी मशीन नहीं चलेगा, ज्यादा उससे मांगेगा तो देगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। लेकिन कैपेसिटर क्या है, तो वो टंकी में पाइप लगा हुआ क्या बैटरी हो गया है, लेकिन पाइप हटा के डायरेक्ट टंकी क्या किया, पटक दिए जमीन पर, फोड़ दिए, तो एक बैग पानी बहुत तेजी से निकल गया, 1 सेकंड में सब पानी टंकी का निकल जाएगा, क्योंकि टंकी को उठा के हम पटक दिए, यानी टंकी को पूरा उलट दिए। जब टंकी को उल्टे तो 1 सेकंड में टोटल पानी निकल गया। ठीक उसी तरह से तो उसमें पानी निकलने में क्या लगा टाइम, मात्र 1 सेकंड। उसी तरह से जब बैटरी से तो उतना जल्दी आवेश निकलेगा नहीं, तो वही आवेश को हम संचित करते हैं किस में, कंडेंसर में, संधारित्र में। अब संधारित्र से क्या होता है कि 1 सेकंड में वही हो गया, बैटरी को उलट दिया, मतलब एक साइड में टोटल आवेश निकाल दिया। तो जब 1 सेकंड में टोटल आवेश निकाल दे तो वो हो गया क्या, कंडेंसर संधारित्र, जिसको कैपेसिटर कहते हैं। और जब कुछ समय ले तो बैटरी हो जाता है। बैटरी और कैपेसिटर में यही अंतर है कि बैटरी से लिमिट आवेश निकलता है और कंडेंसर से एक ही बार में टोटल निकल जाता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मोबाइल में बैटरी होता है, लेकिन मोबाइल में बैटरी होने के बावजूद भी आप फोटो खींचेगा तो जो लाइट मारता है कस के, जो कहते हैं फ्लश ऑन है, वो नहीं संभव है, क्योंकि बैटरी उतना लाइट निकाल ही नहीं सकता, उतना एनर्जी दे ही नहीं सकता लाइट चमकने में। तो बैटरी में उसमें लगा देते हैं हम लोग मोबाइल में कंडेंसर, कैपेसिटर, संधारित्र। जब वो क्या करता है, बैटरी से आवेश को खींचता है, खींच करके जैसे आप फ्लश ऑन किए, उसका जैसी फोटो खींचे तो पूरा लाइट एक बार में मारा, पूरा एनर्जी निकाल दिया, पूरा चार्ज निकाल दिया। अब फिर से बैटरी से वो चार्ज को खींचेगा कौन, संधारित्र, कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कंडेंसर। तो देखिएगा मोबाइल खींचने के बाद फिर तुरंत फोटो खींचिएगा तो वहां गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, लिखा जाएगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब क्या, कुछ सेकेंड वो लेता है, वापस कैपेसिटर यानी कंडेंसर, जिसको संधारित्र कहते हैं, बैटरी से चार्ज खींचने में। जब वो बैटरी से चार्ज खींच लेगा, उसके बाद दोबारा फिर ऑन करिएगा तो फिर वो लाइट मारेगा बहुत तेजी से और सब आवेश को निकाल देगा। तो बस यही अंतर है बैटरी और कंडेंसर में। बैटरी भी आवेश संचित करता है, कैपेसिटर भी आवेश संचित करता है, लेकिन एक में समय के साथ निकलता है आवेश और एक है कि टोटल एक ही बार में निकाल देता है। तो अभी इस फार्मूला को हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं, देखिएगा। इसको देख लिए हैं। अब देखिए फार्मूला को हम जब लिख दिए हैं इस तरह से, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अभी यहीं से देखिए हम जानते हैं कि K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को क्या करिए कि ऊपर लाइए, इसको नीचे ले जाइए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/K। और K का वैल्यू पता होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, जिसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। तो इसीलिए यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 क्या, K, इसलिए C इक्वल टू 1/K इंटू R, या C इक्वल टू R/K। K का वैल्यू सबको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, कूलम्स कांस्टेंट। तो आज के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इस C निकालने के लिए दे तो चुपचाप लिखिएगा R/K, चुपचाप R/K लिखना है, कुछ भी सोचना नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। अगर जो इसी में इस तरह से पूछ दे R का वैल्यू, तो उलट के लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू C। तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला नीचे गया, ये टोटल पार्ट नीचे चला गया, और ये पहले से था C। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये यहाँ से R इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका वैल्यू कितना, K कूलम कांस्टेंट, और ये C। मतलब यहाँ से एक फार्मूला आ गया R बराबर KC, और K का हमको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो एकदम दिमाग में रखना है, यदि R पूछेगा तो लिखना है KC, और यदि C पूछेगा तो लिखना है R/K। दिमाग में बैठा लीजिए, ये फार्मूला आपके लिए आसान पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए। तब तक हम इधर करते हैं, इसको भी ध्यान से देख लिए होंगे टोटल जो किए थे से,
कि कुछ नहीं करना है, सी बराबर क्यू बाई भी निकाल करके डिवाइड कर दिए। क्वेश्चन, यदि पृथ्वी चालक हो तो इसकी धारिता का मान ज्ञात करें। दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर को लिखे ना, इतना मीटर। याद रखिएगा ये होता ही है, मैंने आज के बाद आपको रट लेना है कि पृथ्वी की त्रिज्या होता है 64 गुणा 10⁵ मीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि पृथ्वी का त्रिज्या क्या है, यदि पृथ्वी का धारिता कितना है, मान ज्ञात करें। तो पृथ्वी का धारिता का मान ज्ञात करना है, तो यहां से आंसर में सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी चालक है, हम जानते हैं किसी चालक की त्रिज्या, किसी चालक की धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए R बाई के, C इक्वल टू R बाई के। अब जरा ध्यान दीजिएगा, या C इक्वल टू R कितना है इसका 6400, 64 गुना 10⁵, और के हमको पता है 9 गुना 10⁹9, ये हो जाएगा डायरेक्ट इसका फराड, कट जाएगा अपने आप। या C इक्वल टू हो जाएगा 64/9 गुना 10⁻, ये 5 ही 9 है तो 5 में से 9 चला गया, तो या C इक्वल टू 7.11 गुना 10⁻⁻4 फराड। लेकिन अभी आपको चर्चा क्या की है कि देखिए फराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोग कभी भी धारिता को फराड में लिख के माइक्रो फराड में लिखता हूँ। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 और यहाँ है 10⁻⁻4। तो कुछ नहीं करेंगे, C इक्वल टू हो जाएगा 711, 2 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ 2 पॉइंट पड़ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है माइक्रो, तो C इक्वल टू 711 माइक्रो फराड। यदि पूरा पृथ्वी का निकालते हैं धारिता तो निकल गया 711 माइक्रो फराड। और एक क्वेश्चन और तब हम दोनों का डिस्कशन करेंगे। यदि किसी गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रो फराड हो तो उस चालक की त्रिज्या ज्ञात करें। तो जब आ गया त्रिज्या तो हम त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी भी चालक का धारिता ऑलरेडी दिया हुआ है कि चालक का धारिता कितना है 1 माइक्रो फराड है। तो जब हमको पहले से पता है कि चालक का धारिता, तो सॉल्यूशन में यहाँ देखिए जानते हैं क्या कि R बराबर होता है के सी, जहां C क्या है धारिता है गोलीय चालक का, किसका
तो गोलीय चालक का सी, जहां सी गोलीय चालक की धारिता है, क्योंकि डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा होता है गोलीय चालक के लिए। ये फॉर्मूला रहे C बराबर गोलीय चालक के लिए, याद रखिएगा ये हमेशा होगा किसके लिए, गोलीय चालक के लिए, ये नहीं कि किसी के लिए लगा दीजिएगा। अब चूंकि C का वैल्यू है 1 माइक्रोफराड, माइक्रो मतलब -6 फराड, याद रखिएगा 1 माइक्रोफराड मतलब ये, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा K का मान 9 गुना 10 पर पावर 9 और ये -6 और फराड सब मिलकर के हो जाएगा मीटर, यानी R इक्वल टू 9 और ये 9 में से 6 गया तो 3 मीटर, यानी R इक्वल टू 9 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा यहीं से शुरू हुआ। 1 माइक्रोफराड के लिए जब हम गोलीय चालक लेंगे, मात्र 1 माइक्रोफराड आवेश रखना है, ध्यान दीजिएगा मात्र 1 माइक्रोफराड हमको आवेश रखना है, तो हमको 9 किलोमीटर का गोला बनाना होगा। और एक पंखा जो घर में चलाते हैं उस पर देखिएगा 250 माइक्रोफराड चाहिए, मैंने उतना जैसे होता है ना टंकी 1000 लीटर का 500 लीटर का, कि भाई परिवार यदि ज्यादा है तो 1000 लीटर का टंकी ले लीजिए, और यदि परिवार कम है तो 500 लीटर का टंकी ले लीजिए, क्योंकि मात्र 2 आदमी है, स्नान करना है तो दिन भर पानी कितना खपत होगा। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा, अब पूरा देवघर का मान लीजिए हम पानी सप्लाई करते हैं, समझिएगा बात जो बोलना चाह रहे हैं, कैसे आवश्यकता समझ में आता है। पूरा देवघर में हम पानी सप्लाई करना चाहते हैं, और एक छोटा सा 500 लीटर का टंकी हम लगा दे ऊपर, अब बोले पूरा देवघर को पानी दो, तो आप हंसीएगा कि नहीं कि पूरा देवघर को पानी की क्षमता इतना में नहीं होगा। उसी तरह से एक पंखा को हम आवेश देना चाहते हैं, और उसमें हम क्या करें कि 1 माइक्रोफराड, तो वहां पर अगर चूंकि पानी दिखाई देता है आवेश दिखाई नहीं देता है, तो आप देख नहीं पाइएगा, पानी आप देख के हंस दीजिएगा कि इतना छोटा टंकी में पूरा देवघर का सप्लाई कहाँ से हो सकता है। उसी तरह से साइंटिस्ट लोग देख करके हंस देंगे कि एक पंखा को हमको चाहिए 250 माइक्रोफराड, और ये 1 माइक्रोफराड जो है उससे क्या होगा पंखा को, तो 250 माइक्रोफराड चाहिए पंखा को चलने के लिए आवेश। और आपको 9 किलोमीटर का जब गोला तैयार करते हैं तो एक माइक्रोफराड होता है, इन 1 माइक्रोफराड का 9 किलोमीटर का गोला हो गया, मैंने डायमीटर कितना हो गया, व्यास 18 किलोमीटर, तो 250 ऐसा गोला तैयार करेंगे तब ना एक पंखा चलाएंगे। अब गोला तैयार करने में कितना करोड़ खर्चा होगा, तैयार हो भी गया तो 9 किलोमीटर किसके जमीन पर रखने जाएंगे, डंडा लेके दौड़ेगा, जिंदगी में पंखा नहीं चला पाएंगे, पंखा जिंदगी में चलेगा ही नहीं। इसलिए ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अभी समझ रहे हैं कि 9 किलोमीटर का गोला बना के 1 माइक्रोफराड और एक पंखा चलाने के लिए 250 गोला बनाना होगा, कहीं घर में 2 पंखा चलाना पड़ गया तो समझिए 500, और एक घर में पता लगा 10-12 गो पंखा किसी किसी घर में होता है, 15-15 गो, तो उस जगह पर क्या होगा आप बताइए। कभी कभी एक ही रूम में गर्मी दोनों लोग टेबल फैन चला लेता है, ऊपर वाला फैन चला लेता है, तो वो संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो फिजिक्स इसमें होता क्या है, नया चीज खोजना ही फिजिक्स है, अगर जो संभव नहीं है तब ना दिक्कत है ये सब चीज। तो आपको करना क्या है, तो अब दिमाग लगाते हैं कि यदि एक 9 किलोमीटर का गोला बनाए तो इतना तो पूरा पृथ्वी गोला रहेगा तो क्या होगा। तो जब पूरा पृथ्वी को गोला बना लिए, बोलिए चालक, ऐसे पृथ्वी चालक नहीं है, याद रखिएगा हम लिखें यदि पृथ्वी चालक हो, यदि पूरा पृथ्वी को हम चालक बना लिए तो उस पर आवेश कितना रखाएगा, 711 माइक्रोफराड, मैंने 3.5 पंखा भी ढंग से नहीं चलेगा, 250, 300, 250 कितना 750, फिर भी हम मान लेते हैं चलिए 3.5 को पंखा चला लिए, तो पूरा पृथ्वी तो सबका है। अब 3 पंखा मान लीजिए हम अपना घर में चलाएंगे तो बगल वाला कैसे चलाएगा। इसका मतलब है कि संभव नहीं है, इस तरीका से हटना होगा, इसके लिए आपको नया तरीका खोजना होगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। अब नहीं देखें तो देखिएगा पंखा उंखा में इतना मात्र साइज में बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम गलत है, इतना ही बड़ा वो कैपेसिटर अंगुली बड़ा इतना होता है, 1000 माइक्रोफराड का होता है, 1000 माइक्रोफराड, समझिए पूरा पृथ्वी पर जितना आवेश नहीं रहेगा उससे ज्यादा मात्र ये इतना बड़ा होता है। ये जो ढक्कन है एकदम पक्का साइज बता रहे हैं, ये ढक्कन इतना बड़ा है, जो कैपेसिटर होगा गोल जैसा देखते होंगे टंकी जैसा बना रहता है, उसका रहता है 1000 माइक्रोफराड। अब बताइए इतना छोटा का 1000 माइक्रोफराड, और ये जो है पूरा पृथ्वी पर जब आवेश रखेंगे तो 711 माइक्रोफराड, ये संभव तो नहीं है। तो अब साइंटिस्ट को यहां पर तरीका बदलना पड़ा कि आखिर कौन ऐसा तरीका यूज करें कि बिना साइज, यानी परिभाषा है कि न तो उसका साइज बढ़ावे और न उसका आयतन बढ़ावे, और यदि उसको धारिता को बढ़ा दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं
संधारित्र। तो यहीं से अब हमको एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ने लगा आवेश रखने के लिए, चूंकि इस तरह से प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो एक डिवाइस, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ता है, वो आवेश को आखिर कैसे रखता है अपने अंदर, उसका भी डिस्कशन करेंगे। इसको पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद संधारित्र की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र भी हम चर्चा किए थे कि जब पृथ्वी सब जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो वहां पर अब एक डिवाइस तैयार किया गया कि आखिर ऐसा कोई आकार, तो संधारित्र कहते किसको, वह प्रबंध या तरीका इसमें चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना ही धारिता में वृद्धि किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। मतलब ना आकार बढ़ाएंगे ना आयतन, अभी आपको दिखाएंगे कि बिना आकार और आयतन बढ़ाए हुए भी हम लोग धारिता में वृद्धि कर देंगे। आज तो टोटल नहीं, लेकिन धीरे धीरे टोटल क्लियर कर देंगे। या इसी को हम या ऐसे ही लिख सकते हो, वह युक्ति जो बड़ी मात्रा में विद्युत आवेश या ऊर्जा को, विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, संधारित्र कहलाता है। देखिए होता क्या है कि अभी चर्चा करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की, एक इस तरह से बनता है, ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो ध्यान से देखा जाए तो इंटर में काम चल सकता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कुल आवेश तो जीरो है। अब बोलेगा बड़ी मात्रा में आवेश संचित हो गया, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में आवेश है कहाँ संचित, जितना आवेश इस पर है उतना आवेश इस पर है, तो टोटल आवेश तो जीरो हो गया। तो रियल में यहाँ क्या होता है, जब प्लस माइनस मिलता है तो एनर्जी ऊर्जा रिलीज होता है। तो याद रखिएगा इंटर में काम चला, हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत आवेश, लेकिन ऐसे होना चाहिए विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, विद्युत आवेश नहीं, आवेश तो टोटल जीरो हो जाता है प्लस माइनस होकर के। वो कैसे प्लस माइनस होता है अभी चर्चा करते हैं हम। तो ये देखिएगा संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा हो गया गोलीय संधारित्र, तीसरा हो गया बेलनाकार संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र हो गया वही जो अभी चर्चा की समानांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र अभी चर्चा की, लेकिन वो एक तरह से छोटा स्वरूप था, गोलीय में दो गो गोला होता है ऐसे करके, तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं है। एक प्लस और एक माइनस संधारित्र में याद रखिएगा, हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं, प्लस और माइनस चार्ज देते हैं। प्लस माइनस क्यों देते हैं तो दिखाएंगे, प्लस माइनस होने के कारण ऊर्जा अंदर रह जाता है, बाहर ऊर्जा जीरो हो जाता है, ये चीज है। तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। हम लोग का सिलेबस में सिर्फ कौन है, समांतर प्लेट संधारित्र, तो उसका चर्चा करते हैं। लेकिन वह देखिए संधारित्र को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो ये देखिए बैटरी में क्या होता था, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन, तब बोलते थे बैटरी का है। लेकिन संधारित्र में दोनों लाइन क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बैटरी का नियत और परिवर्तित क्या होगा, जब प्लेट दोनों का फिक्स है, मतलब दोनों प्लेट फिक्स है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो ये हो गया नियत। लेकिन जब प्लेट आगे पीछे हो जाए, जैसे कोई हम संधारित्र लगाए हैं कोई डिवाइस, प्लेट को नट बोल्ट पर रखें, नट को कस दे तो सट जाए और हटा दे तो हट जाए, तो वो हो गया परिवर्तित। तो जब ऐसा सिंबल रहेगा तो समझिएगा नियत धारिता इसका है, मतलब धारिता फिक्स है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। जब ऐसा सिंबल रहेगा समझिएगा धारिता उसका घट बढ़ सकता है, कभी एरिया बढ़ गया कभी कुछ हो गया, तो इस तरह से। अब अभी बोले क्या कि प्लस माइनस होता है, उसका हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, तो पहले तो हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, उसके बाद ये किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख करके उतार लीजिए, तब हम आगे बात करते हैं। देख लिए होंगे आप, रोक करके अपना जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से। तो देखिएगा सबसे पहले एक लेते हैं हम लोग, एक पर आवेश ले लिए प्लस क्यू, एक पर आवेश ले लिए माइनस क्यू। ये दो प्लेट है, समांतर प्लेट बोलता है, तो समांतर प्लेट लगाते हैं। और इसके बीच में जो भी है ये प्लस चार्ज है और ये क्या है माइनस है, इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग मान इधर का आवेश जीरो कर देते हैं। क्यों करते हैं, चर्चा करते हैं। इस पर प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है, इस पर माइनस सिग्मा, दोनों प्लेट के बीच की दूरी ले लिए,
डी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी ले लिए डी। अब देखिए अगर जो कैलकुलेशन देखा जाए तो हम एक लाइन में समझा देते हैं आपको। हमको चाहिए C बराबर Q बाई भी। किसी भी चालक के धारिता होता है C बराबर Q बाई भी, और हमको पता है E इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर और V इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर। दोनों को डिवाइड करते हैं, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो E बाई भी बराबर आ जाएगा 1 बाई आर। मल्टीप्लाई करेंगे तो E बराबर भी आर। मतलब हमको एक चीज पता है कि E बराबर होता है ये V बराबर ई आर, V बराबर E इंटू आर। तो जब V बराबर E इंटू आर है तो हमको V तो निकालना ही पड़ेगा, और यहाँ पर R की जगह पर डिस्टेंस D है, तो C बराबर लिख सकते हैं Q बराबर E इंटू डी। हम V की जगह पर लिखे E, R यहाँ पर क्या है, R की जगह पर क्या है, यहाँ D है। अब देखिए E हमको निकालना है, तो जब E निकालना है तो थोड़ा सा हम लोग चले जाते हैं किसमें, गॉस लॉ। गॉस में हम लोग अनंत लंबाई के समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। देखिएगा जरा ध्यान से, फिर से समझ लीजिए। जब हम आपको बोले गॉस लॉ, तो अगर जो आप नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ने से पहले तुरंत लेक्चर देख लीजिए पहले गॉस लॉ का। गॉस लॉ में आपको हम इस तरह से बताए थे, ऐसे करके हम निकाले थे। ये फिगर भी देख लीजिएगा। E इक्वल टू निकला था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम इसी पर ध्यान में रख करके एक यहाँ पर ले लिए पॉजिटिव चार्ज, चलिए प्लस क्यू प्लस सिग्मा, और एक पर ले लिए यहाँ पर माइनस सिग्मा, और आपको 3 पिंटू दे दिए ए बी और सी। तीनों पर आपसे पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, तीनों पॉइंट पर। तो ये तो सबको रटा हुआ है कि जब ये प्लस है तो प्लस पर ठेलेगा, और ये माइनस क्या करेगा, खींचेगा। पूरा न्यूमेरिकल्स बताए थे डाइपोल में, प्लस ठेलेगा माइनस खींचेगा। तो ई प्लस वाला को नाम दे दिए ई प्लस, माइनस वाला को ई माइनस। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, ई प्लस और ई माइनस। तो ई प्लस कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई माइनस भी कितना, सिग्मा बाई 2। बोले थे दिशा जब समान है तो जोड़ देना, दोनों का दिशा समान है, जोड़ दिए तो हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस समझ में आ गया कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर चलते हैं तो माइनस इसको खींचेगा ई माइनस, और ये प्लस क्या करेगा, ठेलेगा ये प्लस। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ माइनस खींचेगा प्लस ठेलेगा, दिशा विपरीत तो घटा देते हैं, कट गया जीरो। यानी देखिए इधर जीरो, यहाँ भी देखिए प्लस इधर ठेल रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दिशा विपरीत हो गया तो ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हुआ, कट करके जीरो। यानी एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखिए कि आपको प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत ऊर्जा, जहां विद्युत क्षेत्र है वहीं पर हाथ रखेंगे तो ऊर्जा महसूस होगा, है ही नहीं तो पानी है तब ना पानी का ऊर्जा महसूस होगा, ठेल देगा, पानी रह भी नहीं करेगा तो उसका ऊर्जा क्या होगा। उसी तरह से नदी में मान लीजिए पानी नहीं है, बोलेंगे धारा बहुत तेज है, तो जब पानी रहेगा तब ना धारा तेज होगा तो कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, बाहर भी विद्युत ऊर्जा जीरो है, अंदर भी विद्युत ऊर्जा जीरो है। इसीलिए अंदर यहाँ पर दोनों का दिशा समान जोड़ने के लिए हमको एक पर प्लस आवेश रखना पड़ता है, चाहे गोलीय भी रहेगा तो एक गोला को प्लस कर देते हैं और एक गोला को माइनस कर देते हैं। ये हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ये पॉइंट नंबर 2 है, लेकिन यदि गोलीय संधारित्र भी पढ़ना रहेगा तो एक पर प्लस एक पर माइनस, प्लस माइनस करने से फायदा क्या होता है, तो एनर्जी का मान डबल हो गया। देखिए पहले सिर्फ ई प्लस था तो इतना था, लेकिन जैसे ही माइनस कर दिए तो दोनों क्या हो गया, अगर जो दोनों प्लस रहता तो बाहर एनर्जी रहता अंदर नहीं रहता, तो हमका स्टोर होगा कहाँ, बाहर का भी स्टोर होता है। पानी को टंकी के अंदर स्टोर करेंगे कि टंकी के बाहर गिराएंगे, अब बाहर का एरिया इतना बड़ा है कि हम कह नहीं सकते हैं, तो पानी के टंकी के अंदर यदि हमको रखना है पानी को तो उसी के अंदर ना बात करेंगे। तो कैपेसिटर के अंदर का ऊर्जा देखेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो इधर भी 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट, अंदर हो जाएगा जीरो।
तो इसलिए हमेशा ऊर्जा को रखने के लिए हम लोग को रखना पड़ता है एक पर प्लस और एक पर माइनस। एक प्लस आवेश है, माइनस आवेश है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर जो एक पर प्लस रखेंगे और एक पर माइनस रखेंगे तो दोनों यदि प्लस और माइनस को निकालेंगे टोटल आवेश, तो एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू कट के कितना हो जाएगा, जीरो। तो कोई तो आवेश रहेगा ही नहीं। तो जो परिभाषा लिखता है कि वह युक्ति जिस पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचित रहता है, ऊर्जा आवेश संचित रहता है, आवेश तो है ही नहीं। जब आवेश है तो संचित क्या रहेगा, कुल आवेश तो जीरो है। तो उसको घुमा के लिखते हैं कि देखिए जब प्लस माइनस को छोड़ेंगे तो आपस में मिलेगा, तो जो एनर्जी है वो रिलीज होगा। तो उसमें रियल में ऊर्जा नहीं रहता है, ये आवेश नहीं रहता है, ऊर्जा रहता है। लेकिन इंटर में काम चलाओ भाषा में हम लोग बोल देते हैं आवेश संचित रहता है। तो ये हमको यहां से था, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए हमको निकल गया इसके बारे में, क्यू बाई कितना, ई का मान कितना निकल गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, डी। और हमको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, अगर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए एरिया, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से सिग्मा सिग्मा कट गया तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मात्र हमको इतना छोटा निकालना है, इसी के लिए लैंग्वेज लिखेंगे। तो एक बार रफ को देख लीजिए, उसके बाद हम लैंग्वेज की बात करते हैं। तो देखिए इसको हम बात करते हैं। इसी रफ को हम लैंग्वेज में लिखते हैं, सजा के देखिएगा। माना एक समांतर प्लेट संधारित है जो दो धातु के दो समांतर धातु के बड़े प्लेट से बना है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। तथा दोनों प्लेट वायु में डी सूक्ष्म दूरी डी पर स्थित है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। देखिए माना एक समांतर प्लेट संधारित है जो दो समांतर धातु के बड़े प्लेटों से बना है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा दोनों प्लेटें वायु में सूक्ष्म दूरी डी पर स्थित है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। अब ये हो गया, हमको निकालना है C बराबर क्यू बाई भी निकालने के लिए हमको चाहिए E। तो लिखेंगे अतः प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ
आवेश घनत्व है। और जब पृष्ठ आवेश घनत्व है तो लिख सकते हैं या E इक्वल टू सिग्मा को, चूंकि सिग्मा बराबर Q बाई ए, Q क्या होता है, तो जब ये होता ही है फार्मूला, तो इसका हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे यहां से बट परंतु सिग्मा बराबर Q बाई ए, इसलिए E इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण इतना। माने हम यहाँ पर क्या किए कि अभी जो आपको रफ करके दिखाएं कि प्लेट के बीच में हो जाता है E बराबर सिग्मा बाई ए, उसको रख दे Q के रूप में ला दिए कि कैंसिल हो जाए। अब लिखेंगे यदि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो तो V बराबर कितना, E इंटू डी, या V बराबर E का मान Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, समीकरण कितना 2। एक और देख लीजिए, फिर इसको हम मिटा के करेंगे। देख लीजिए E इंटू डी और E का मान है इतना, तो यहाँ इसको जगह पर रख दिए इतना, तो रखा गया यहाँ पर, ये 2 आ गया। अब चूंकि किसी चालक की विद्युत धारिता दिया जाता है, क्या दिया जाता है भाई, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, या C इक्वल टू क्यू और V के जगह पर कितना Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से, तो समीकरण 2 से। देख लीजिए समीकरण 2 रख दिए यहाँ पर वैल्यू, देखिए ध्यान से, यही वाला वैल्यू यहाँ रखे हैं, एकदम ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये देखिए Q और Q क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, या C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक चीज देखिए, अब ये हो गया, अब इसका किन कारकों पर निर्भर करता है, ये तो निकल गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखिए यहाँ पर कैसे एक कैपेसिटर बन गया, अब दोनों प्लेट के बीच का दूरी जब घटाएंगे ना तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। देखिए विद्युत परिमाणुपाती है, यानी यहाँ से अगर लिख दीजिएगा, यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, पहले सुन लीजिए लैंग्वेज, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, फिर लिखिएगा C समानुपाती A, 2 नंबर में 1 नंबर, 2 नंबर में C एप्सिलॉन नॉट A, अब 3 नंबर C 1 बाई डी। यहाँ लिखिएगा संधारिता क्षेत्रफल प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। पहले लिख दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए। 1 नंबर में लिखिएगा धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, नीचे लिखिएगा दैट इज करके, अर्थात ये। उसके बाद लिखिएगा धारिता प्लेटों के मध्य के माध्यम के विद्युशीलता का समानुपाती होता है, और प्लेटों के बीच की दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है धारिता। ये लिखने के बाद एक चीज देखिए, जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्लेट का, अब ये बोलिएगा सर ये चित्र ऐसे कैसे बन गया, ऐसे जो हाथ किए ना, तो ये देखिए ये एरिया है, ये मेरा हाथ दोनों एरिया है, लेकिन बनाते हैं सामने वाला लाइन, लेकिन रहता है इस तरह से, यही वाला एरिया है। तो हमेशा याद रखिएगा आवेश दोनों पर, एक पर प्लस एक पर माइनस और इक्वल मात्रा में रहेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे इसका तो धारिता बढ़ेगा, इसके बीच के माध्यम वो बदलेंगे। बीच में आगे एक है थ्योरी कि दोनों प्लेट के बीच में एक गुटका लगाते हैं, एक माध्यम बदलते हैं तो धारिता बढ़ जाता है। यहीं से संधारित्र का मेन काम है, क्योंकि ये तो न डी बदलेंगे ना एरिया बदलेंगे, बीच का माध्यम बदल देंगे बस धारिता बदल जाएगा, और डी घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है
इसको ध्यान से देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। ओके।